चलो जी शुरू करते हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। देखिए हम लोग अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस करते हैं, हमने ये पढ़ा है कि अकाउंटिंग की जो अकाउंटिंग एंट्री होती है वही हमारा बेसिक होती है हर चीज़ की। अकाउंटिंग एंट्री अगर आपको आ गई है तो आगे अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ उसी अकाउंटिंग एंट्री को जमा करना, लेजर्स में पोस्ट करना, कहाँ पे पोस्ट होगी कहाँ पे जमा होगी। हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या हर अकाउंटिंग की जो ट्रीटमेंट है वो अकाउंटिंग एंट्री से निकलती है। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज आपने पढ़ी हैं, डेबिट्स होते हैं, क्रेडिट्स होते हैं, 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, कुछ की नेचर डेबिट होती है, कुछ की क्रेडिट होती है। और जो डेबिट वाला है वो इंक्रीज होगा तो उसे डेबिट करना है, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करना है। और जो क्रेडिट नेचर के आइटम्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट करना है, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट नेचर को जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज होगा तो डेबिट करना है। फिर हमने ये कहा था कि हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट्स होते हैं जिसको डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि हर एंट्री की हमने डबल एंट्री करनी होती है। एक ट्रांजेक्शन का एक कॉज होता है और एक इफेक्ट होता है। आज ये वाला पेन इस्तेमाल करते हैं, ये वाला ठीक है। चेक करते हैं ये पेन कैसा है। अच्छा जी, तो एक बिजनेस जो है वो जब भी कभी सेल्स करेगा तो वो एंट्री करेगा डेटर्स टू सेल्स। एक बिजनेस जब भी कभी परचेजेस करेगा वो एंट्री करेगा परचेजेस टू डेटर्स, परचेजेस टू क्रेडिटर्स, राइट। तो एंट्रीज हो रही हैं। एक बिजनेस जो है जो बहुत ज्यादा हैवी तादाद में सेल्स या परचेज करता है उसके बारे में जरा सोचें कि वो ये सेल्स और परचेज की एंट्रीज किस तरह से करते होंगे। एक बिजनेस जो डेली बेसिस पे हजारों ट्रांजैक्शंस करता है वो हजारों दफा अकाउंटिंग एंट्री करता होगा, वो हजारों दफा डेटर्स टू सेल्स या परचेजेस टू क्रेडिटर्स एंट्री करता होगा। ये कभी कभार ट्रबलसम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, लेंथी काम, सही है। तो इसके लिए फिर हमें एक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारे पास आ जाता है कि एक जैसी ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा रिकॉर्ड कर लें, बजाय इसके कि आप जब भी थोड़ी सी सेल्स करें। जैसे सुपर स्टोर्स होते हैं, मेट्रो सुपर स्टोर पे आप चले जाएं, वहां पे आप सामान लेते हैं, हर बंदे की बास्केट में 100, 125, 150 चीज होती है। उसमें साबुन भी लेना है, शैम्पू भी लेना है, उसमें पता नहीं क्या क्या लेना है। और फिर उसके बाद हर चीज की अपनी कीमत है। हजारों कस्टमर्स रोजाना वहां से परचेज कर लेते हैं, 12, 15, 20 काउंटर्स लगे हुए हैं, हर काउंटर के ऊपर जो है ना वो सेल्स की रिकॉर्डिंग हो रही है। कस्टमर सामान लेके जा रहे हैं, आप सेल्स कर रहे हैं। अब वो चीज़ कितने की आई है, वो कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट की अमाउंट आइडेंटिफाई करना। अगर फर्ज करें कि उनमें से कोई काउंटर ना चल रहा और वो उसे कहे जी मैनुअली बिल बनाओ, तो शायद आपको जितने इस वक्त 12-15 लोग आपने काउंटर पर रखे हुए हैं, आपको 1200 लोग चाहिए होंगे इतनी सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए, सही है। 5 मिनट में भी आपका बिल बन जाता है, 1 घंटा बिल बनाने पे लग जाया करेगा। वो चीज़ देखेंगे इसकी कीमत यार ये तो पता ही नहीं है, जाओ जाके देख के आओ उसकी कीमत क्या है। तो उस कंप्यूटर ने हमारे लिए काम बहुत आसान कर दिए हैं। लेकिन आज से थोड़ा सा पहले, अगर हम लोग आज से सिर्फ 20 साल पहले चले जाए तो इतने कंप्यूटर्स इतनी स्पीड से इस्तेमाल नहीं होते थे हमारे यहाँ, ठीक है जी। और उस वक्त जो है ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। यूजर्स उस वक्त भी बहुत ज्यादा थे, यूजर्स उस वक्त कम नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन सिर्फ चंद लाख लोग थे, उस वक्त भी दुनिया की बहुत पॉपुलेशन थी। अब बढ़ गई है लेकिन उस वक्त भी कम नहीं थी। लोगों के पॉपुलेशन, लोगों के कंजम्पशन पैटर्न भी ज्यादा थे, ज्यादा आवाम थी। इस वक्त अगर लाहौर में 2 करोड़ की आवाम है तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि सिर्फ 5000 लोग होते थे। आज से 20 साल पहले उस वक्त भी 1 करोड़ आवाम होती होगी लाहौर में, सही है। तो इतनी सारी आवाम जो है वो जो परचेजेस करती थी तो क्या करते थे, बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। खैर बहुत सारे लोग होते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक बिजनेस है जो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन एक दिन में करता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो हर सेल्स के ऊपर सेल्स की एंट्री करे, सही है। तो हम लोगों ने इसका एक टोटका निकाला, इसका शॉर्टकट निकाला, इसमें कुछ आसानी निकाली जिसे हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं। हम लोग अभी अकाउंटिंग एंट्री करते थे तो हम कैसे एंट्री करते हैं। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं लेजर। ओए ये बिल्कुल अच्छा पेन नहीं, वाइट कर लेते हैं उसको, ये वाइट बैकग्राउंड के ऊपर अच्छा है, वैसा नहीं। हम लोग सबसे पहले जो है वो एंट्री करते हैं, किसमें करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर्स बनाते हैं, लेजर से हम लोग ट्रायल्स बनाते हैं, और ट्रायल से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। हम लोगों ने डबल एंट्री की जर्नल में, उसके बाद लेजर्स, फिर ट्रायल्स और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हर सेल्स की एंट्री की ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन की एंट्री करी जा रहे हैं, हर सेल्स की ट्रांजैक्शन करते जा रहे हैं। एक दिन में अगर एक बिजनेस ने 10,000 कस्टमर को सेल किया है तो वो 10,000 दफा उसने एक ही एंट्री की है, क्या, डेटर्स टू सेल, डेटर्स टू सेल, डेटर टू सेल। किसी भी ट्रांजेक्शन के बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन यही होती हैं, सही है। एक बिजनेस है, अब हमारे कॉलेज के अंदर एक सेशन में 10,000 से ज्यादा रसीदें इशू होती हैं डेली बेसिस पे। 20, 30, 200, 300 रसीदें अगर इशू हो रही हैं
तो हमारे लिए तो हर सेल्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, हर रसीद को रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल होगा। हमें काफ़ी सारे अकाउंटेंट्स चाहिए। 10,000 रसीदें अगर एक साल में हमारी इशू हो जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा तादाद है। और बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं उनमें रसीदें बहुत ज़्यादा होती हैं जो इशू होती हैं, और वो रसीदें रिकॉर्ड करनी होती हैं। तो अगर उसमें देखा जाए, अगर हमारे कॉलेज में 10,000 फॉर एग्जांपल एंट्रीज होती हैं, तो उसमें से 9,900 एंट्रीज जो होंगी ना, वो कैश रिसीट की होंगी या फीस रिसीट की होंगी। इसी तरह से बिजनेसेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं, वो सेल्स की होती हैं, परचेजेस की होती हैं, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न की होती हैं। डेप्रिसिएशन की तो मर के एक एंट्री होती है जो कि साल के एंड पे करनी होती है। बैड डेट जब कभी होंगे तब उसकी एंट्री करेंगे। बैड डेट की प्रोविजन साल में एंड पे एक एंट्री उसकी करनी होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है ना, वो 5 मेन कैटेगरीज की होती है। कस्टमर को सेल करना, कस्टमर से सेल्स रिटर्न आना, सप्लायर्स से परचेजेस करना या सप्लायर को परचेज रिटर्न करना, या कैश का लेन देन। इन 5 कैटेगरीज में आपकी 99.9% अकाउंटिंग एंट्रीज कवर होती है। तो हमने कहा कि जनरल एंट्री करने से पहले एक काम करो कि बजाय इसके कि हर सेल्स की एंट्री की हर सेल्स की ट्रांजैक्शन की एक अकाउंटिंग एंट्री करें, हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। उस लिस्ट में हम उस दिन की सारी क्रेडिट सेल्स लिख लेते हैं, और जब वो सारी की सारी क्रेडिट सेल्स पूरे दिन में 10,000, 5,000, 7,000 जितनी सेल्स की हैं, उन सारे की जब पूरी लिस्ट बन जाएगी तो हम डे एंड पे उसकी एक अकाउंटिंग एंट्री कर दिया करेंगे, क्योंकि हैं तो वो सारी सेल्स, ठीक है, सेल्स की हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई इस तरह की जो लिस्टों को इनको कहते हैं डे बुक्स। तो हमने कहा कि सेल्स की तमाम ट्रांजैक्शंस एक सेल्स डे बुक में लिख दें, सेल्स रिटर्न की तमाम ट्रांजैक्शंस सेल्स रिटर्न डे बुक में लिख दें, परचेज की तमाम ट्रांजैक्शंस परचेज डे बुक में लिख दें, और परचेज रिटर्न की तमाम ट्रांजैक्शंस परचेज रिटर्न डे बुक में लिख दें। डीबी इसके आगे मैं लिख रहा हूं, डीबी से मुराद है डे बुक्स, यानी कि एक दिन में जितनी भी सेल्स और परचेजेस हो रही हैं। अच्छा, ये चारों ट्रांजैक्शंस सिर्फ उधार की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हैं, ये याद रखिएगा। तो ये सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये उधार की सेल्स और परचेजेस को रिकॉर्ड करती हैं, जो कि सिर्फ गुड्स की होती हैं। गुड्स की सेल्स को हम सेल्स कहते हैं। अगर हमने अपना कोई एसेट बेच दिया तो वो सेल्स नहीं, वो डिस्पोजल है। अगर हमने अपना कोई फर्नीचर बेच दिया है जो हमें नहीं चाहिए था, स्क्रैप में बेच दिया, तो वो डिस्पोजल है, उसको हम सेल्स नहीं कहते, याद रखिएगा। सेल्स सिर्फ उन चीज़ों की होती है जिन चीज़ों की परचेजिंग होती है, और सेल्स और परचेज ये दोनों सिर्फ उन चीज़ों की होती हैं जो आपने बेचनी है आगे, इसलिए आपने परचेज की है। जो आपकी इन्वेंट्री है, IS2 इन्वेंट्री हमने पढ़ा ना, IS2 इन्वेंट्रीज के अंदर जो चीज़ें आपने परचेज की हैं इसलिए कि आपने आगे बेचनी है, सिर्फ उनकी सेल्स को सेल्स डे बुक में, उनकी सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न डे बुक में, परचेज को परचेज डे बुक में, परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न डे बुक में लिखना है आपने। आप एंट्री करने से पहले जैसे ही सेल्स होगी आपने लिख देंगे कि यार मिस्टर फलां को इतनी सेल्स की, इसकी एक लिस्ट बन जाएगी। ये जो लिस्ट होगी ये सिर्फ और सिर्फ उधार की चीजों की होगी, ठीक है जी। ऑल आइटम्स विच आर सोल्ड और परचेज्ड ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है उधार पे, सिर्फ उनको इन 4 में आपने रिकॉर्ड करना है। सेल्स की अलग डे बुक है, सेल्स रिटर्न की अलग, परचेज की अलग है, परचेज रिटर्न की अलग। इसके बाद जितना भी कैश का लेन देन होता है, कैश या बैंक दोनों का जितना भी लेन देन होता है, वो सारा का सारा आपने जिस डे बुक में लिखना है उसे हम कैश डे बुक कहते हैं, कैश डे बुक। ये पहली 4 जो हैं ये उधार की डे बुक्स हैं, यानी कि जो आपने उधार पे सेल परचेज की है, और ये जो 5वीं है ये आपकी कैश डे बुक होती है। इसके बाद ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि इन 5 में से किसी जगह पे फॉल नहीं करती, उसे हम जनरल जर्नल में लिखते हैं, जनरल GENERAL, यानी कि आम। इसको हम कहते हैं मिस्कलिनियस, ठीक है जी। इसके अलावा चूरपुर, जो चूरपुर बच जाता है वो हम जनरल जर्नल में लिखते हैं। कोई एंट्री जो उधार की नहीं है या जो कैश की नहीं है उसको हम जनरल जर्नल में लिखते हैं। जनरल जर्नल में डेप्रिसिएशन की एंट्रीज आती हैं, प्रोविजंस की एंट्रीज आती हैं, बैड डेट की एंट्रीज आती हैं,
हम लोगों ने कोई अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स किए हैं उसकी एंट्री आती है, ठीक है जी। लेकिन सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न की एंट्रीज उनकी अपनी अपनी डे बुक्स में आएंगी। अच्छा, अब होगा ये कि रोजाना की बेसिस के ऊपर ये 4 कागज बनेंगे। इसका ना फॉर्मेट होता है, यानी कि जैसे आपका एडमिशन फॉर्म होता है ना, इसी तरह से इसका एक फॉर्मेट सा बना होता है। वो बंदे के पास ना बहुत सारे फॉर्म्स पड़े होते हैं। जो बंदा सेल्स कर रहा होता है उसके पास इसका सेल्स का फॉर्मेट पड़ा होता है, ठीक है जी। यानी कि क्या होता है जी, उसमें लिखा होता है सेल्स डे बुक, पेज के ऊपर लिखा होता है सेल्स डे बुक, और डेट लिखी होती है, इसकी डेट क्या है, किस दिन की है वो, और उसके बाद सीरियल नंबर, उसके बाद पर्सन का नाम या पार्टी का नाम, क्वांटिटी कितनी बेची है, या क्वांटिटी वगैरह कुछ भी नहीं लिखा होता, खाली छोड़ दें इसको, और डिस्क्रिप्शन वगैरह मजीद चीज़ें होती हैं, और एंड पे अमाउंट लिखी होती है कि इसको इतनी अमाउंट की सेल्स की, ठीक है। हम कहते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो एंड पे जाके टोटल लिखा होता है। यही सेल्स डे बुक का फॉर्मेट होता है, यही सेल्स रिटर्न डे बुक का फॉर्मेट होता है, यही परचेज बुक का फॉर्मेट होता है, और यही परचेज रिटर्न डे बुक का फॉर्मेट होता है। बस सिर्फ ये सेल्स की जगह परचेज रिटर्न इस तरह से लिखा होता है। तो जिस पार्टी से जितना जितना चीजें आई या गई उसको हम लोग उसकी रेलिवेंट डे बुक में लिख लेते हैं। ये कौन सी लिखनी है सेल्स, सिर्फ उधार की सेल्स लिखनी है। कैश की अगर कोई सेल्स हो, अगर आपने कैश के ऊपर कुछ सेल्स कर दी है तो वो इधर नहीं लिखी जाएंगी, वो कैश डे बुक में लिखी जाएगी। अच्छा, अब ये जो डे बुक्स हैं इसका फॉर्मेट आप लोगों के सामने आ गया है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मिस्टर अली को हमने जो है ना वो 3000 की सेल्स की है, मिस्टर वकास को हमने जो है वो 5000 की सेल्स की हैं। तो बजाय इसके कि हम हर अकाउंटिंग एंट्री करते जाएं, ABCN कंपनी को हमने जो है वो 7000 की सेल्स की हैं, बाद में लिखेंगे, अभी आप सिर्फ इसको लिस्ट मेंटेन करते जाएंगे, ठीक है जी। फिर मिस्टर जी को जो है वो आपने 3000 की और सेल्स की हैं। इसके बाद ये खाली आपने क्रॉस कर दिए, यहाँ पे भी क्रॉस कर दिए, 3 और 7 10 5 15 और 3 18,000 की टोटल सेल्स हो गई। ये हमारी टोटल पूरे दिन की सेल्स है। इसके ऊपर उस दिन का जनरल मैनेजर जो है वो अपने साइन करेगा और आपको दे देगा। वो कहेगा कि जनाब ये ले लें, ये मेरी इस पूरे दिन की जो है ना वो सेल्स है। ये कागज आ जाएगा अकाउंट्स वालों के पास, वो कहेंगे अच्छा इसकी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। अब फर्ज करें कि ये 4 है ना, मैंने तो 4 लिखी है, आपके पास एक कागज आता है उसमें 400 सेल्स हैं एक दिन की। तो अकाउंट्स वाला क्या करेगा, अकाउंट्स वाला टोटल अमाउंट पकड़ेगा और उसकी एंट्री करेगा। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय ₹18,000। या फॉर एग्जांपल अगर वो 400 लोग हैं तो उसकी सेल्स कुछ होगी 60,50,000 की। तो हमने कहा जी 60,50,000 की एक अकाउंटिंग एंट्री कर दी, ठीक है जी। डेटर्स टू सेल्स हम एंट्री करते हैं ना, लेकिन क्योंकि 400 डेटर्स हैं तो हम 400 डेटर्स को डेबिट नहीं करते, हम एक डेटर का कंबाइंड अकाउंट बनाते हैं जिसे डेटर्स कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। कंट्रोल का वर्ड इसलिए यूज हो रहा है कि इसलिए सारे डेटर्स को कंट्रोल कर रहा है, डेटर्स के सारे डेटर्स को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास एक और डे बुक होगी जिसे हम परचेज डे बुक कहते हैं। परचेज डे बुक में भी इसी तरह से सारी परचेजेस लिखी होंगी। परचेज डे बुक के अंदर भी आप इसी तरह से सारी परचेजेस का जो है ना वो रिकॉर्ड रखेंगे, और एंड पे जब आपके पास जो टोटल अमाउंट आएगी, लेट सपोज आपने 70 लाख और 70,000 की जो है ना वो परचेजेस की हैं, आप उसकी एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट बाय 70,70,000, ठीक है जी। 480 थे टोटल सेल्स, 480 थे टोटल क्रेडिटर्स जिनसे हमने परचेजेस की थी। हमने 480 एंट्रीज करने की बजाय एक ही अकाउंटिंग एंट्री कर दी, ठीक है जी। एंट्री किधर की है, आपने लेजर्स के अंदर एंट्री कर दी है। तो जब आपका डे बुक्स आएंगी आपकी, तो आप लेजर में
बजाय इसके कि सारी एंट्रीज करें, आप सिर्फ एक एंट्री कर देंगे। इसी तरह से सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्रीज भी होंगी। जब उसकी डे बुक्स आपके पास आएंगी तो आप उसकी भी उसी तरीके से एंट्री करेंगे। लेट्स सपोज कि आपके पास जो है वो सेल्स डे बुक है। सेल्स रिटर्न डे बुक जब आपके पास आई, सेल्स रिटर्न डे बुक, और उसमें भी जो है वो बहुत सारे, उसमें फॉर एग्जांपल हमें आज 70 लोगों ने 70 सेल्स रिटर्न्स हुई हैं। उसका जो टोटल था वो था जी 20 लाख। चलें इसको और थोड़ा कम कर लेते हैं, इतनी सेल्स रिटर्न्स भी होना अच्छी बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि जी 90,000 की हमारी सेल्स रिटर्न्स है। तो सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री करते हैं हम? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, लेकिन इस केस में डेटर्स का कौन सा अकाउंट होगा? डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिट बाय ₹90,000। इसी तरह से आपकी परचेज रिटर्न डे बुक भी होती है। परचेज रिटर्न डे बुक, लेट सपोज के हमें 3 लोगों ने परचेज रिटर्न्स किए हैं, हमसे परचेज करके ले गए थे, अब वापस आके हमें चीज़ें वापस कर दी हैं, और इसका जो टोटल है वो बन रहा है 20,000। तो हम परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे क्या? क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट बाय ₹20,000। अब देखो क्या हुआ कि टोटल जो थी हमारी बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग एंट्रीज थी, लेकिन इस लिस्ट की वजह से हमें फ़ायदा हो गया और हमने ज़्यादा सारी अकाउंटिंग एंट्रीज को बचा लिए। तो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें सारे डेटर्स नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें सारे डेटर्स का टोटल बैलेंस नज़र आ रहा होता है। इंडिविजुअल डेटर्स का बैलेंस भी हमें ज़रूरी होता है ये पता हो कि यार इंडिविजुअल डेटर्स का बैलेंस क्या है। ये भी तो जरूरी है ना कि इंडिविजुअली हर डेटर से कितने पैसे लेने हैं। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे डेटर्स कितने हैं, आप कहें जी डेटर्स तो है 80 लाख के, मैं कहूँ कि ये फलां मिस्टर से कितने पैसे लेना है, आप ये थोड़ी कहेंगे कि ये तो हमें नहीं पता कितने पैसे लेने हैं, क्योंकि हम तो सारी एंट्री एक ही अकाउंट में कर देते। तो फिर एक और काम होता है, वो ये होता है कि हर डेटर का एक अलग अलग एक खाता भी मेंटेन हो रहा होता है, ठीक है, एक लेजर मेंटेन हो रहा होता है, उसका भी एक अलग से रजिस्टर बनाया होता है हमने, उसमें हम लोग उसकी जो चीज़ें उसको बेची होती है ना वो मेंटेन कर देते हैं, उसे हम कहते हैं सब्सिडरी लेजर्स। सब्सिडियरी लेजर्स, सब्सिडरी कहते हैं छोटे को, मातहत को, जो उससे नीचे होता है उसको। तो सब्सिडरी लेजर एक अलग से एक छोटा सा रजिस्टर होता है, छोटा सा तो नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हमारे डेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह से क्रेडिटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने उसका ओपनिंग बैलेंस लिखा होता है, वो जो भी है, फॉर एग्जांपल मिस्टर, इधर हमने कौन कौन से नाम लिखे थे, मिस्टर अली, तो मिस्टर अली का जो है ना वो एक सब्सिडरी लेजर भी होगा। तो मिस्टर अली का ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया है, फॉर एग्जांपल 30 लाख है, उसको जितनी हम सेल्स करेंगे वो हम इसमें ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने इसको कितनी सेल्स की है, 3,000 की, 3,000 की मजीद सेल्स की हैं, तो वो जैसे ही डे बुक से हम एंट्री करेंगे, टोटल की एंट्री हो गई, उसके बाद हम सब्सिडरी लेजर वाले के पास ये डे बुक का कागज जो है ना ये भेज दिया करेंगे। ये सेल्स डे बुक का कागज हमने टोटल की एंट्री कर ली अकाउंट्स में, हम सब्सिडरी लेजर को भेज देंगे, ये लो यार हर एक के इंडिविजुअल अकाउंट में ये एंट्रीज कर लो, हर एक के इंडिविजुअल अकाउंट में ये एंट्रीज कर लो। तो ये होता है सेल्स डे बुक, और इसमें हर इंडिविजुअल का अलग अलग अकाउंट भी मेंटेन होता है, लेकिन वो अकाउंटेंट्स ने नहीं करना होता, वो हम अलग से बंदे हायर कर लेते हैं, जिसको हम AP एग्जेक्टिव कहते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल पेएबल, APR, अकाउंट्स पेएबल रिसीवेबल एग्जेक्टिव। वो एक बंदा होता है जब उसके पास डे बुक चली जाती है, वो बस ये करता है कि हर एक के खाते मेंटेन कर लेता है। और ये जो APR वाले होते हैं ना, ये फाइनेंस के लोग होते हैं, ये अकाउंट्स के लोग नहीं होते। फाइनेंस वाले लोगों ने कैश मैनेज करना होता है, हमने पहले भी पढ़ा था ना, जिसको पैसे देने हैं कोशिश करें उसको लेट से लेट दें, जिसे लेने हैं उसे कोशिश करें जल्दी से जल्दी रिसीव कर लें। तो ये काम ये लोग करते हैं फाइनेंस वाले। फाइनेंस वाले हर एक का रिसीवेबल पेएबल मेंटेन करते हैं, ये बताते हैं कि किसके ज़्यादा पैसे हो गए हैं, किससे कितनी देर हो गई है। फाइनेंस वाले हमें बताते हैं कि कौन सा डेटर अब हमारा ओवर हो गया है, पुराना हो गया है, ओवर एज्ड हो गया है। एजिंग एनालिसिस जो हम लोगों ने डेटर्स में पढ़ा था, ये फाइनेंस वाले हमें बताते हैं, यार इससे तो इतनी देर से ये पैसे भी नहीं आए, आप और सेल करी जा रहे हो, बंद करो इसको, ठीक है। तो सब्सिडरी लेजर जो है वो अलग से मेंटेन होता है। अकाउंट्स बहरहाल आसान हो जाते हैं, हम हर सेल्स डे बुक की टोटल की एक एंट्री करते हैं, चाहे उसमें 500 सेल्स हो, 500 परचेजेस हो, व्हाटएवर,
हमने उसकी एक अकाउंटिंग एंट्री करनी है एक दिन की, जो कंट्रोल अकाउंट्स में होती है। अच्छा, कंट्रोल अकाउंट्स और सब्सिडरी लेजर्स जो है वो मेंटेन अलग अलग लोग कर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी वक्त मैं आपको कहूँ कि जी मेरे डेटर्स का कंट्रोल अकाउंट का टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो वो जितने खाते मेंटेन हुए हैं उन सब में जितने टोटल डेटर्स हैं उनके क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। मैं कहूँ कि मेरे सारे डेटर से मैंने 70 लाख लेने और इंडिविजुअल डेटर्स जो है मेरे 5, अगर मेरे 7 डेटर्स हैं, हर एक से जितने पैसे लेने उनको जमा करें तो वो 70 लाख नहीं बल्कि 65 लाख आ जाए, तो मैं कहूँगा कि 5 लाख का फर्क है, उसको रिकनसाइल करना होता है, वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं। वो रिकनसिलेशन के वो अगर दोनों बैलेंसेस में फर्क हो तो क्या करना है वो हमने नहीं पढ़ना। लेकिन बहरहाल ये डे बुक्स जो है ये कंट्रोल अकाउंट्स को में एंट्रीज होती है इनकी, नंबर 1। नंबर 2, ये सारे दिन की जितनी सेल्स होती है उसकी एक सिंगल एंट्री होती है, और कैश का जो आना या जाना है वो सारा का सारा कैश डे बुक में होता है। कैश डे बुक, कैश डे बुक जो होती है इसके भी डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं। कैश डे बुक में ये एक बेसिकली एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनती है। कौन से फॉर्म में बनती है? स्टेटमेंट फॉर्म में, जैसे ये फॉर्मेट बना है। हम लोग जो है इसी तरह से बनाते हैं कैश डे बुक। कैश डे बुक हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं जनाब हमारा इसमें ओपनिंग कैश कभी लिखा जाता है कभी नहीं लिखा जाता, ज़रूरी नहीं है। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं जनाब कि हमारी सीरियल नंबर आ गया ट्रांजैक्शन का, ये नीचे डेट ही है, हमारा सीरियल नंबर, डिटेल्स, डिटेल्स के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो, ठीक है। जब हमारे पास कैश आता है, इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा तो हम पॉजिटिव लिखते हैं, आउटफ्लो होगा तो हम नेगेटिव लिखते हैं। अब जरा देखना क्या हो रहा है। हमने सीरियल नंबर लिखा 1 2 3 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये लाइन आइटम्स हैं। जब हमें कहीं से कैश आया, हमने फॉर एग्जांपल सेल्स की, तो हम लिखते हैं जी कैश डेबिट 3000 से। कैश डेबिट हो रहा है तो प्लस होगा, क्रेडिट हो रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। फिर हमने परचेजेस की, तो परचेजेस हमने माइनस करके लिख दी 6000, या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 6000, चलो 6000 माइनस लिख लेते हैं। फिर हमें किसी डेटर ने पेमेंट की, तो डेटर से हमें रिसीव हुआ, तो हमने डेटर कंट्रोल अकाउंट के नाम से या डेटर्स का नाम लिख दिया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मिस्टर अली से पेमेंट हुई, वो हमारी मिस्टर अली से कैश रिसीव हुआ है 10,000 रुपये का। फिर एक और डेटर है मिस्टर जैन, उससे हमें 3,000 रिसीव हुए। फिर एक और डेटर है मिस्टर तारिक, उससे हमें 6,000 जो है वो रिसीव हुए। यानी कि हम लोग एंट्रीज करते जा रहे हैं, कैश जो आ रहा है उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जिसको पेमेंट की है। फॉर एग्जांपल हमने एक्सपेंस पे किया, सैलरीज पे की, सैलरीज पे की हमने 5,000 की, तो वो माइनस में लिख दिया। तो सारे दिन की मूवमेंट करने के बाद एंड पे जो हमारे पास कैश बचा, कैश इन हैंड इस दिन का वो कितना है ये आप खुद ही बता दें। 16 और 6 22, 22 में से 6 निकाले, 16 5 11,000, तो 11,000 का कैश है। तो ये अकाउंटेंट जो है ये डे बुक मेंटेन करता है कि आज इतना कैश आया, इतना गया, और एंड पे जब वो आपको कैश डे बुक जो है वो देकर चला जाएगा। आप उसे कहेंगे पाइन किधर 11,000 भी पढ़ो, ठीक है ना। तो कैश डे बुक वाला जो कैश बुक वाला जो अकाउंटेंट होता है उससे आप दो चीज़ें लेते हैं, वो आपको कैश डे बुक तो देकर जाएगा ही जाएगा, साथ में कैश भी देगा जो आपने उस पूरे दिन में उसने जो है ना वो रिसीव किया है, ठीक है। तो अकाउंटेंट्स अगर ये कहे जी मैंने आपको डे बुक बना के देनी थी, मैंने बना दी है, मेरी जान छोड़े, हम कहें नहीं पाइन पैसे दो, पैसे भी लेने हैं अकाउंटेंट से। ये ना हो गया अकाउंटेंट से भी डे बुक ले, सेल्स वाला आए सेल्स डे बुक पकड़ा के आपको चला जाए, आपके हाँ ठीक है वेरी गुड। परचेज वाला कहे जी परचेज डे बुक पकड़े मैं जा रहा हूँ, हम कहें वेरी गुड ठीक है। लेकिन बाद में कैश वाला आया कैश डे बुक पकड़ा के जाएगा तो हम उसे कहेंगे फाइन कैश भी दो। तो वो ये नॉर्मली ऐसे ही होता है। अकाउंटेंट जो है वो उस दिन की पूरी क्लोजिंग करके कैश डे बुक बना के चीफ अकाउंटेंट को या जो मैनेजर है उसको जमा कराता है, अपना सारा कैश उसको पकड़ाता है, उसे कहते हैं कैश पकड़ ले, अब आप जाने और आपका काम जाने, ठीक है। तो कैश डे बुक भी जो है ना वो आपके पास आ जाएगी। अब लेट्स सपोज कि इस पूरी डे बुक के अंदर हमारे पास 300 डेटर्स ने हमें पेमेंट की थी, 400 क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट की थी,
कोई 70-80 जो है वो हमारी एक्सपेंस की एंट्री है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी एंट्रीज है और डे बुक जो है वो हमारे पास इतनी बड़ी सी बन के आ जाएगी। तो हम इस डे बुक से भी हमें बड़ी आसानी होगी, हम सारे डेटर्स की पेमेंट को इकट्ठा करेंगे और उसकी एक सिंगल पेमेंट की एंट्री कर देंगे। क्या? कैश अकाउंट क्रेडिट और डेटर्स क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट, डेटर से पेमेंट आई है, पहले हम पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट और डेटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? ये तीनों ने पेमेंट की है, लेट सपोज 300 लोगों ने पेमेंट की है, तो आप 300 की भी एक ही एंट्री कर देंगे, 19,000 की। तो डे बुक से हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। कौन सा? वो जो डेटर्स और क्रेडिटर्स की जो बहुत सारी एंट्रीज है। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स की क्योंकि एंट्रीज बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए हमने डे बुक्स मेंटेन की। हमने कहा कि डे बुक के अंदर हम लोग डे बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते रहेंगे एंट्रीज, और उसी के साथ साथ हम लोग उसको लिखते रहेंगे, और जब वो हमारी डे कंप्लीट हो जाएगा तो जितनी एंट्रीज होंगी उन सब की एक अकाउंटिंग एंट्री कर देंगे। उसके बाद ये डे बुक भी जो है ये हम लोग APR वालों को भेज देंगे। हम कहेंगे कि हमें टोटल डेटर से 19,000 आया है, अब तुम हर एक डेटर के खाते में जाके उसमें से जितने जितने उसने पैसे दिए हैं वो माइनस कर लो, ठीक है। तो डे बुक जो है ये 2 डिपार्टमेंट्स को जाती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी आती है, APR वालों को भी जाती है। APR वाले इंडिविजुअल सब्सिडरी लेजर्स को ठीक कर लेते हैं, उसमें एंट्री कर लेते हैं, और हम लोग जो है वो एक टोटल लेजर की एक सिंगल एंट्री कर लेते हैं। उससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, लेजर्स हमारे बहुत छोटे हो जाते हैं। डे बुक के अंदर अगर एक ही कॉलम बने, जैसे इस केस में एक ही कॉलम बना है, तो ये कैश का होता है, इसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक कह सकते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक कह सकते हैं हम इसे। सिंगल कॉलम कैश बुक जो होती है ये एक ही बनती है। इसको टी अकाउंट के फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, इसको ऐसे कॉलम के फॉर्मेट में भी एक ही कॉलम बना सकते हैं, क्योंकि टी अकाउंट के फॉर्मेट में जब आप बनाते हैं तो वो आपका पेज छोटा रह जाता है, इसलिए हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ रहे हैं जैसे ये असल में होती है। बुक के अंदर इसका टी अकाउंट बना हुआ है, जो प्रैक्टिकली नहीं होता। प्रैक्टिकली ये ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में होती है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने की बजाय सिर्फ कैश ना करें बल्कि उसके साथ बैंक की भी एंट्रीज कर लें, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो बैंक में पेमेंट करते हैं, तो कैश हो या बैंक, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है, और आप दोनों के कॉलम्स अलग अलग बना लें, यहाँ पे डिटेल्स लिख दें, सीरियल नंबर लिख दें, तो ये आपकी डे बुक ही होती है। इसे भी हम डे बुक ही कहते हैं, लेकिन ये 2 कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक होती है, ठीक है जी। ये डबल कॉलम कैश बुक होती है, जिसमें के कैश की सारी एंट्रीज कैश के कॉलम में होती हैं, बैंक की सारी एंट्रीज बैंक के कॉलम में होती हैं, ठीक है जी। तो 2 कॉलम्स बनेंगे तो डबल कॉलम कैश बुक बनेगी। फिर इसी तरह से एक डे बुक होती है जिसे हम ट्रिपल कॉलम डे बुक भी कहते हैं। ट्रिपल कॉलम डे बुक के अंदर क्या होता है, आपके पास 3 कॉलम्स बनते हैं, एक कैश का बनता है, एक बैंक का बनता है, और एक डिस्काउंट्स का बनता है जी। कैश का कैश इनफ्लो होगा तो पॉजिटिव, कैश आउटफ्लो होगा तो नेगेटिव। बैंक के केस में बैंक इनफ्लो हुआ पॉजिटिव, आउटफ्लो हुआ तो नेगेटिव। ये मैं यहां पे लिख देता हूं, कैश आया इनफ्लो तो पॉजिटिव लिखेंगे, कैश आउट होगा तो नेगेटिव लिखेंगे। ये दोनों के केस में है, कैश के केस में भी है और बैंक के केस में भी है। डिस्काउंट्स के केस में डिस्काउंट्स डिफरेंट तरह के होते हैं। जो डिस्काउंट आपको मिलता है वो आपकी डिस्काउंट इनकम होती है, क्रेडिट नेचर होती है उसकी। और जो डिस्काउंट आप किसी को देते हैं वो आपका डिस्काउंट अलाउड होता है, उसकी डेबिट नेचर होती है, एक्सपेंस होता है वो। तो यहां पे याद रखिएगा, अगर आपने डिस्काउंट दिया है गिवन, तो ये आपका प्लस पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया है। अगर तो क्योंकि ये आपका एक्सपेंस होता है, और अगर आपने डिस्काउंट रिसीव किया है तो ये नेगेटिव में आएगा, ये आपकी इनकम होगी, ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपने याद रखना है, कैश, बैंक और डिस्काउंट।
अब सवाल ये आता है कि डिस्काउंट एक एक्सपेंस है, इसको हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? और उसका जवाब ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन से निकलने वाले जितने भी अकाउंट है सारे इकट्ठे कर देने चाहिए। सेल्स और परचेजेस के से रिलेटेड सेल्स वालों को हमने क्रेडिट सेल्स में लिख दिया, क्रेडिट परचेजेस वालों को क्रेडिट परचेज डे बुक में लिख दिया, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न जो क्रेडिट वाली थी उनको डे बुक में। यानी कि हमें बहुत बुरा लग रहा है ये जितना ज्यादा इसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं सेल्स की और परचेजेस की उधार के ऊपर, तो उधार के ऊपर जो सेल्स और परचेज होती हैं ये डिस्काउंट्स वहीं से तो निकलते हैं, ये डिस्काउंट्स सेल्स और परचेज से ही तो निकलते हैं। डिस्काउंट्स कहां से निकलते हैं और ये कितनी तरह के होते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। डिस्काउंट्स जनाब होते हैं दो तरह के। अगर इनकी नेचर की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्काउंट। एक डिस्काउंट को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट्स और मैं इनको कहता हूं तरला डिस्काउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट्स क्या होते हैं? जब आप कोई चीज लेने जाते हैं मार्केट से तो उस वक्त आप उससे बात करते हैं कि यार मार्केट में तो ये प्राइस चल रही है, मुझे इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए। वो कहता है क्यों? आप उसे कहते हैं वेखला पुरानी, ठीक है, यानी कि तरला करते हैं किसी तरीके से, वो आपको डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन का कलर जो है वो जरा मोटा कर लूं ताकि ज्यादा प्रोमिनेंट हो। ट्रेड डिस्काउंट्स, अब ये ट्रेड डिस्काउंट्स होते हैं ना, ये बार्गेन डिस्काउंट्स होते हैं। जब आपने बात करनी है उससे, आपने परचेज करने से पहले, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि परचेज करने से पहले आपको जितने डिस्काउंट्स मिले हैं वो असल में डिस्काउंट्स नहीं है, वो असल में डिस्काउंट्स नहीं है। आपको जितने की चीज मिली है वो उसकी टोटल प्राइस थी, उसने इतने का ही देना था आपको, वो बस आपको चेक कर रहा था कि आप कितना जो है ना वो करते हैं। तो अगर आपको जितने का भी वो मिला है उसमें अगर आपको कोई उस वक्त डिस्काउंट दिया है तो वो कोई डिस्काउंट नहीं है, उसको आपने कंसिडर नहीं करना। तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती है, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये है कि जब आपने चीज परचेज की है तो आपने जितने की परचेज की है वो आपकी उसकी वो प्राइस है। कभी कभार इसमें स्टैंडर्ड में वो ये भी कहते हैं कि जी उसकी लिस्ट प्राइस जो है वो इतनी है, लेट्स सपोज लिस्ट प्राइस है 90,000 और उसके ऊपर जो है ना वो कोई फलां किस्म का डिस्काउंट चल रहा था, न्यू ईयर डिस्काउंट चल रहा था या ईद का डिस्काउंट चल रहा था, तो आपको 5,000 रुपये डिस्काउंट। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें जो है वो 90,000 की चीज थी 5,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो ये डिस्काउंट ही नहीं है अकाउंट्स की नजर में। हम अपनी बुक्स में 85,000 की टोटल सिंपल सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। ये बात समझ आ गई? yes, ये होता है ट्रेड डिस्काउंट्स। अच्छा, फिर एक ऐसा किस्म का डिस्काउंट होता है जो हमें अपनी लाइफ में शायद आज तक हमने कभी नहीं देखा, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में ये बहुत ज्यादा चलता है। इसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। असल में इसका असल नाम है अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। अर्ली सेटलमेंट, या क्योंकि आपने वर्ड बोल दिया है तो मैं इसको लिख देता हूं, ये होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट, ये इसके डिफरेंट नाम है। यानी कि उसकी कोई ख्वाहिश थी सेलर की, उसने कहा ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें मजीद डिस्काउंट दूंगा, अगर तुम ऐसा कर दोगे, अगर तुम फॉरेन पेमेंट कर दोगे, अगर तुम कैश में पेमेंट करोगे, अगर तुम जल्दी पेमेंट कर दोगे तो तुम्हें अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट मैं दे दूंगा। नॉर्मली इस तरह के जो डिस्काउंट्स होते हैं इनको प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, वो इस तरह से लिखा होता है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट उसने इस तरह से लिखा होता है 2% डिवाइडेड बाय 10, n ओवर 30 या n इज इक्वल टू 30, इस तरह से लिखा होता है। इसका ये मतलब है कि अगर तुम 10 दिनों में पेमेंट करोगे तुम्हें 2% मजीद डिस्काउंट मिलेगा। किसका? जो लिस्ट प्राइस है, इस केस में 85,000 का, जो लिस्ट प्राइस से मुराद है जितने का तुमने परचेज किया है वो वाला। अगर तुम 10 दिनों में पेमेंट करोगे तो फिर तुम्हें 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 2% का मतलब है कैश डिस्काउंट और 10 का मतलब है कंडीशन डेज की, 10 डेज में। और वैसे तुम्हें जो नॉर्मल जो टर्म्स है, n स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, वो 30 डेज है, 30 दिन में तुमने पेमेंट करनी है। अगर 10 दिन में कर दोगे तो 2% मजीद डिस्काउंट ले लेना मेरे से, जाओ क्या याद करोगे। तो इसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट कहते हैं। ये जो डिस्काउंट है ये दो तरह से हो सकता है। आपने कुछ परचेजेस की हैं और आपको डिस्काउंट मिलेगा, या आपने कुछ सेल्स किया और आपने किसी को डिस्काउंट देना। तो ये दोनों तरह से, इसको दोनों सिनेरियोज में डिस्कस कर लेते हैं।
नंबर 1 डिस्काउंट अलाउड, नंबर 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है ना, ये आपकी इनकम होती है। डिस्काउंट अलाउड जो है ये आपका एक्सपेंस होती है। डिस्काउंट अलाउड जो है ये कब किसको करेंगे आप, जिससे आपने पैसे लेने थे। तो डिस्काउंट अलाउड आप अपने डेटर्स को करते हैं, और डिस्काउंट रिसीव्ड आप जो है वो अपने क्रेडिटर से लेते हैं। ये भी याद कर लें। डिस्काउंट अलाउड हो या डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपने अपने पास जो है वो रिकॉर्ड करना होता है। जो आपका डिस्काउंट अलाउड होता है ये आपने बेसिकली सेल्स में से जो है वो बंदे को दिया। आपने सेल्स रिकॉर्ड की, उसको मजीद डिस्काउंट दे दिया, उतने पैसे नहीं दिए। तो स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं, इससे पहले आपने जो भी पढ़ा है उस सारों को साइड पर रखें। स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि जितना आपका डिस्काउंट अलाउड है ना जी, जितना आपका डिस्काउंट अलाउड है, जितना आपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है, ये सारा का सारा आपने सेल्स में से माइनस करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब आप बनाते हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप सेल्स लिखते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होती है जितनी आपने सेल्स रिटर्न की है, ताकि आपके पास नेट सेल्स आ जाए। और इसी तरह से जो आपका डिस्काउंट अलाउड होता है वो भी आपने यहां से माइनस करना होता है। फिर आपके पास एक्चुअली में नेट सेल्स आती है। तो याद रखिएगा, नेट सेल्स जो होती है वो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस डिस्काउंट अलाउड करके आती है। पहले हम डिस्काउंट अलाउड को कहीं और लिखते होते थे, नीचे एक्सपेंसेस में लिखा करते थे। अभी बिल्कुल रिसेंटली स्टैंडर्ड ने इसके बारे में गाइडलाइंस दी हैं कि ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये आपने सेल्स में से माइनस करना है, क्योंकि ये सेल्स को रिड्यूस कर रहा है। तो नेट ऑफ सेल्स जब हमने डिस्काउंट में से माइनस करके दिखानी नहीं, डेटर्स में से क्यों माइनस होगा? सेल्स रिटर्न एक हमारा सेल्स डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस में लिखा करते थे नीचे जाके, एक्सपेंसेस में लिखा करते थे हम लोग जो है ना, वो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में लिखते थे। वो कहता है कि आप इसको सेल्स में से माइनस किया करें। ठीक है, आपको नहीं पता कि पहले कहाँ लिखते थे, नहीं पता ना। तो अब वो पहले जहाँ पे लिखते थे वो अब उसने मना कर दिया कि ना लिखा करें, तो क्यों सोचने की जरूरत है कि पहले कहाँ लिखते थे। अब वो वाला समझ आ गया ना कि आप इसको कहाँ पे लिखना है, तो बस ठीक है। अच्छा, दूसरा अब इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला आपको याद होगा, हम लोग क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। परचेजेस में से क्या करते थे, माइनस करते थे परचेज रिटर्न्स। और ये जो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, ये भी आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही लिखना है, परचेज रिटर्न में से ही माइनस करना है डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या समझे? पहले हम इसको अदर इनकम के तौर पे लिखा करते थे, अब ये उधर नीचे नहीं जाएगा, ये आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेजेस में से ही माइनस करना है। फिर हम इसमें ऐड करते होते थे कैरेज इनवर्ड और माइनस करते होते थे क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास क्या आता था, हमारे पास क्या आता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है जी। और जब हम इसे सेल्स में से माइनस करते थे, ये हमारी सेल्स है, नेट सेल्स, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। इन दोनों को जब हम ए माइनस बी करते होते थे तो हमारे पास क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये जो डिस्काउंट्स हैं ये आप इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड जो है ये आपने सेल्स में से माइनस करके दिखाना है, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये आपने परचेजेस में से माइनस करके दिखाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, ये है सेल्स का जो है वो प्रॉपर डिस्काउंट्स की जो है ना वो प्रॉपर डिफरेंशिएशन। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमने सिंपल इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ लिया है। इसमें कोई अब वो ऐसी चीज़ नहीं है कि यार ये पता नहीं क्या आ गई, कहाँ से आ गई, आसान चीज़ है। इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें ये समझने वाली हैं
कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो होती हैं, डे बुक्स भी इनको कहते हैं। परचेज डे बुक होती है, परचेज रिटर्न, सेल्स डे बुक और सेल्स रिटर्न डे बुक होती हैं। ये 4 डे बुक्स जो होती हैं ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स को, उधार की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए होती हैं। अगर कैश पे सेल्स हो, कैश पे सेल्स रिटर्न हो, कैश पे परचेजेस हो या कैश पे परचेज रिटर्न हो, तो वो किधर जाती हैं? कैश बुक में। कैश बुक जो है वो सिंगल कॉलम भी होती है, डबल कॉलम भी होती है और ट्रिपल कॉलम भी होती है। इनके फॉर्मेट्स हमने देख लिए। ट्रिपल कॉलम में तीसरा कॉलम डिस्काउंट्स का होता है, और डिस्काउंट्स जो होते हैं वो कितनी नेचर्स के हैं, किस तरह के होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमने ये बात डिस्कस कर ली। ठीक है जी। कल अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग डे बुक्स को जो है ना वो उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक चीज़ बस ये ज़रा देख लें, मैंने आपको वैसे फॉर्मेट बना के दिखा दिया है, लेकिन ये फॉर्मेट होता है सेल्स डे बुक का, डेट लिखी हुई है, कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, अमाउंट लिखी हुई है। और इसी तरह से कैश बुक जो है वो डबल कॉलम कैश बुक मैंने ये आपके सामने बनाई हुई है। डबल कॉलम कैश बुक में जो है वो जितनी डेबिट एंट्रीज होती हैं वो डेबिट कॉलम में लिखी होती हैं, जितनी क्रेडिट एंट्रीज होती हैं वो क्रेडिट साइड पे लिखी होती हैं, और ये मूवमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होती है। कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडरी लेजर्स के बारे में भी हमने बात कर ली है। कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडरी लेजर की जो रिकंसिलिएशन है ये एक बड़ा मुश्किल टास्क होता था, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए आपने इससे घबराना नहीं। डिफरेंट टाइप के इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपसे वो पूछेगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि डे बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके लिए मैंने ये हर अटेम्प्ट का एक सवाल लिखा हुआ है। कंट्रोल अकाउंट्स बनाने के लिए कह सकता है कंट्रोल अकाउंट्स अब आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। ट्रायल बैलेंस बनाना है फ्रॉम डे बुक्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, ये अब खैर इस तरह के एमसीक्यूज वगैरह तो नहीं आते। तो डे बुक्स के अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट करना था वो कर लिया है। सिर्फ एक चीज़ ज़रा याद रखिएगा, डिस्काउंट्स के अंदर एक और बात है। डिस्काउंट के अंदर एक ख़ास किस्म का सिनेरियो है जो हमें कुछ ख़ास किस्म की एंट्रीज करने के लिए कहता है। ठीक है, अब क्योंकि वो इतना ख़ास है तो हम उसको तब करेंगे जब आप बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ बैठे होंगे। तो यहाँ से ही हम लोग एक ख़ास सिनेरियो की बात करेंगे। ठीक है जी। बाकी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह हैं वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें बस यही 2 चीज़ें थी। डे बुक्स क्या होती है उसका कॉन्सेप्ट, डे बुक्स कैसे बनती हैं उसका कॉन्सेप्ट, और मोस्टली ये चीज़ समझना ज़रूरी होती है कि कौन सी ट्रांजेक्शन कौन सी डे बुक में जाती है। ठीक है जी। इसके पास पेपर के जो ICAP की जो बुक के क्वेश्चन है वो आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें आपने इसमें से कर ली। कुछ प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।